हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? एपेक्स क्लासेस में हम सब लोग फिर से एक बार गेट टुगेदर हैं। तो एपेक्स क्लासेस ये जानना चाहता है कि आप आजकल क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर यू फीलिंग नाउअडेज? ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पिछले कई क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कई क्लासेस में जो डिस्कशन हुआ है उसमें आप लोगों को क्या एडवांटेज हुआ है, उससे कुछ नॉलेज हुआ जी। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स का ही हम लोगों ने 2-3 क्लास लिया, क्या उससे कुछ फायदा हुआ? यस हुआ, ठीक है। तो आप सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ, फीडबैक मुझे ये लेना है कि क्या न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको अटेम्प्ट करने पे अभी भी कहीं पर कोई डाउट है जी? नहीं है डाउट। प्रॉब्लम का डाउट नहीं होना एक बात है, प्रॉब्लम में डाउट नहीं होना एक बात है। प्रॉब्लम में आप पढ़े और प्रॉब्लम को समझ गए कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है और उस पर क्या डिमांड किया जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है ना। अगर ये समझना अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? इसलिए कि अगर जब आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है और क्या डिमांड किया जा रहा है, तो फिर आप ये भी समझ लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, कौन कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला, कौन कौन सा इक्वेशन हमारे लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा, है ना। यस, ये चीजें तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तब तो ठीक, नहीं तो अगर आप कहें तो आज फिर से एक क्लास न्यूमेरिकल्स को दिया जा सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास में हमने जिन जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है वो ग्रेविटेशन के लिए काफ़ी है, हमें उन्हीं पर फिर से अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डिस्कस होगा तो वो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर ही वो डिस्कस होगा कि कौन सा न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो आप क्या चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स को सीक्वेंस को आगे प्रोसीड किया जाए या एक नया टॉपिक को स्टार्ट किया जाए? नया टॉपिक न्यूमेरिकल्स हो रहा है तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए तो हम आज एक नए टॉपिक को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक हमारे लिए है प्लैनेटरी मोशन जी। प्लैनेटरी मोशन हमारे पास जो हेडिंग है उसको हम यूं ही डिफाइन करते हैं, द नेचर ऑफ मोशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं सभी के लिए, जितने सारे भी प्लैनेट्स हैं सभी के लिए, तो सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स हैं उनका नेचर ऑफ मोशन क्या है, किस तरह से वो मूव करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए किस तरह से वो मूव करते हैं हम इसी पर अभी फोकस करते हैं। मोशन तो है इसीलिए हम कर रहे हैं ऐसा, किस तरह से मूव करते हैं इस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये कहलाता है प्लैनेटरी मोशन। अब सवाल ये है कि जब हम इसे डिफाइन कर दिए कि प्लैनेटरी मोशन क्या है, तो सवाल ये है कि प्लैनेटरी मोशन का आइडिया हम में से किसके पास है? अभी तो हम में से किसी के पास नहीं है। सबसे पहले जो हमारे पास कुछ फैक्ट्स को लेकर के आए, जिनको क्रेडिट जाता है इस फैक्ट्स को लाने का, वो है जॉन केपलर। जॉन केपलर ने फर्स्ट टाइम हमारे सामने प्लैनेट्स के मोशन को डिस्क्लोज किया। अभी तक ये मोशन किस नेचर का होता है वो हिडन था इनसे पहले तक, लेकिन इनके बाद यानी इन्होंने जब लाया उसके बाद लोगों के सामने ये आने के बाद ये डिस्क्लोज हुआ। अब ये छिपा हुआ नहीं है, अब ये ओब्वियस है सबके लिए। तो सवाल ये है कि वो प्लैनेटरी मोशंस क्या हैं और वो किस तरह से दिए गए। जॉन केपलर ने ऑब्जर्व किया प्लैनेट्स के मोशन को, साल 2 साल कई साल तक ऑब्जर्व किया और कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व किया जिसे वो रेगुलरिटीज के नाम पर समझे, है ना, कि ये रेगुलरिटीज है सभी प्लैनेट्स में, माने ये रेगुलरिटीज है तो ऐसा ही होता होगा। उन्होंने अंदाजा कर लिया, आइडिया एक डेवलप हुआ। इस तरह से उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 लॉज जो कॉमन रेगुलरिटीज पाए गए जी, उनके ऑब्जर्वेशन में जो कॉमन रेगुलरिटीज पाए गए उनमें से 3 रेगुलरिटीज को उन्होंने मेंशन किया हमारे सामने। वो तीनों आइडियाज, वो तीनों रेगुलरिटीज जिस नाम से जाने जाते हैं वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अब समझ में आई बात? यस, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो अब हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
फर्स्ट लॉ। तो पहली बार उन्होंने बताया कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन एलिप्टिकल पाथ्स। जी सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड में मूव करते हैं। किस तरह के पाथ पर? एलिप्टिकल पाथ्स पर, है ना, एलिप्टिकल पाथ्स पर मूव करते हैं। तो एलिप्टिकल पाथ्स पर मूव करने के दौरान अब सवाल ये है कि एलिप्टिकल पाथ जो है वो एलिप्स वर्ड से बना है। एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स एक ऐसा शेप है ज्योमेट्री में जो मैं बताऊंगा, उसमें दो फोकस होते हैं, उन्हीं दोनों फोकस को कहा जाता है फोसियाई। तो सन उनमें से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड सपोज किया जाता है। ये एक फैक्ट उन्होंने बताया, ठीक है। यस, अब ड्रॉ कीजिए वो एलिप्टिकल पाथ जिस पे ये एज्यूम किया जाएगा कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड में मूव कर रहा होगा। यस, ये है शेप एक एलिप्स का। अब एलिप्स का शेप आप देख रहे होंगे कि लाइक एन एग है ना, एक एग के जैसा शेप है, ठीक है। सर्कुलर एक शेप ज्योमेट्री में होता है, सर्कुलर शेप, जिसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे उस शेप का हर जगह का डिस्टेंस इक्वल होता है ना, वो इक्वल डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। जानते हैं आप, ये तो जानते हैं आप, ठीक है। तो वैसा ही शेप ये भी है जिसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट नहीं, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ क्या कहा जाता है? फोसियाई। अलग अलग पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, ठीक है। तो ये एक फोकस यहाँ दिखला रहा हूं मैं, एक फोकस यहाँ दिखला रहा हूं मैं, ठीक है। इन्हीं दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन को एज्यूम किया जाता है, सपोज किया जाता है सिचुएटेड। तो मान लीजिए जी सन यहाँ सपोज्ड, ठीक है। तो फिर प्लैनेट किस पाथ पर चलेगा? ऑफ कोर्स प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पर चलेगा। और इलिप्टिकल पाथ कौन हो गया हमारे लिए? हमारे लिए इलिप्टिकल पाथ कौन हो गया? ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये पाथ हमारे लिए इलिप्टिकल हो गया, ठीक है। तो प्लैनेट्स के लिए भी यही पाथ इलिप्टिकल है और इसी तरह के प्लैनेट्स इसी तरह के पाथ पर प्लैनेट मूव करते हैं। चलिए मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, P फॉर प्लैनेट, ठीक है, ओके। तो अब ये प्लैनेट्स इस तरह से मूव करेंगे, है ना। कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, सन के अराउंड भी ऐसे भी मूव कर रहे हैं, है ना। मोशन किस तरह का है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हमारा अभी उस पर फोकस नहीं है। तो इस तरह से मूव कर रहे हैं। ऐसा पाथ हर प्लैनेट का होगा अपना अपना। ऐसा नहीं कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही पाथ पर मूव कर रहे हैं, नहीं, ये बात नहीं है। सबका अपना अपना पाथ है और सबका अपना अपना पाथ है, सबका अपना अपना इलिप्टिकल पाथ कहलाएगा। सबके लिए सन इसी जगह पर सिचुएटेड होगा, सन का पोजीशन फिर चेंज नहीं करेगा, ओके जी। तो ये पहला लॉ था, ये पहला रेगुलरिटीज पाया केपलर ने और उन्होंने स्टेट किया, बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं अराउंड द सन, और सन उस इलिप्टिकल पाथ का जो दो फोकस होता है उसमें से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। आप समझ गया, ठीक है। नाउ यू राइट सेकंड लॉ। ये था फर्स्ट लॉ जी, ये था दूसरा लॉ। ये दूसरा रेगुलरिटीज था जी ऑब्जर्व बाय केपलर, जो उन्होंने बताया हमें कि लाइन ज्वाइनिंग जो सन और प्लैनेट का होगा, लाइन ज्वाइनिंग, वो लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा, स्वीप, है ना। इसलिए लिखा है द एरिया स्वीप्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब समझ रहे हैं? तो अब इस फिगर में आप इस चीज को समझ लीजिए, ये इसमें क्या स्टेट करना चाहते हैं या हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। जी इस फिगर पर आप कंसंट्रेट कीजिए। इस फिगर में मैंने दिखलाने की कोशिश किया है कि प्लैनेट जो है एक पर्टिकुलर टाइम में पॉइंट P1 से P2 तक पहुंच जाता है, वो पर्टिकुलर टाइम T1 है। वही प्लैनेट फिर किसी दूसरी बार ऑब्जर्व किया जाता है तो यहाँ P3 पॉइंट मान लीजिए और यहाँ P4 पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है दूसरे टाइम पीरियड T2 में, है ना। तो अब अगर टाइम T1 और टाइम T2
को कंसीडर किया जाए तो टाइम t1 में एक एरिया ये स्वीप हुआ, यहाँ था पहले p1 पर और टाइम t1 कंप्लीट होते होते यहाँ p2 पर पहुंच गया तो ये एरिया स्वीप हुआ, इसका मान लीजिए वैल्यू a1 हुआ। और वही टाइम t2 में जो एरिया स्वीप करता है जो p3 से p4 तक पहुंचता है उस दौरान, तो ये स्विफ्ट एरिया जो हुआ वो ये हुआ और ये एरिया है a2। ठीक है, तो केपलर का कहना है कि जो रेगुलरिटीज उन्होंने पाया वो इक्वल टाइम रहने पर t1 अगर इक्वल रहा t2 के तो यह एरिया a1 इक्वल रहेगा एरिया a2 के, ये उन्होंने फैक्ट को पाया और उसी को स्टेट किया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल। ठीक है, यस। तो अब लिखिए t2 जी, ये याद रखना है, एरिया a1 इक्वल होगा एरिया a2 के, और कब? जब t1 टाइम पीरियड इक्वल होगा t2 टाइम पीरियड के। ठीक है, चलिए तो दूसरा लाभ समझ में आया। यस, इस पूरे इलेक्ट्रिकल पाथ पर पहला टाइम पीरियड के लिए जो t1 और t2 लिया गया है ये कहीं पर भी लिया जा सकता है। वैसे ही दूसरे टाइम पीरियड के लिए p3 और p4 दो पॉइंट्स लिए गए हैं, दो पोजीशंस लिए गए हैं, ये भी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये एक तीसरा फैक्ट था जिसे केपलर ने ऑब्जर्व किया और उसे स्टेट किया। क्या है इस तीसरे फैक्ट में जो आपको समझना चाहिए? मोशन के दौरान किसी प्लैनेट का पोजीशन बदलता रहेगा, है ना? तो बदलता रहेगा, जैसे इसी में p1 से p2 पर पहुंच गया तो प्लैनेट का पोजीशन p1 से p2 हो गया, तो सन और प्लैनेट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये रहा, इसका लेंथ अब बदल करके यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, है ना? पहले ये लेंथ था, अब ये लेंथ हो गया। तो उसी तरह से अगर p3 से p4 पर पहुंच गया है तो उसमें भी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वैरी कर दिया, रहा नहीं से, तो वैरी करता रहता है। तो पूरे एक राउंड में एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में न जाने कितनी बार ये चेंज करता होगा, है ना? तो जितना भी चेंज होता होगा लेंथ, सबका एक एवरेज वैल्यू निकाला जाएगा, वो वैल्यू कहलाएगा मीन डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? मीन डिस्टेंस। ये प्लैनेट उसी मीन डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सन के अराउंड में मूव कर रहा है। तो अब उसका पाथ जो होगा वो किस तरह का होगा? अब तो मीन डिस्टेंस को अगर हम माने तो कांस्टेंट रहेगा और वो पाथ जो बनाएगा वो सर्कुलर होगा, है ना? यस, वो सर्कुलर होगा, लाइक जी, लाइक दिस। ये डिस्टेंस जो मीन डिस्टेंस कहलाएगा वो मान लीजिए r है। ठीक है, तो अब इसी मीन डिस्टेंस कहीं पर भी रहेगा प्लैनेट, यहाँ से यहाँ जाएगा तभी वही r रहेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तभी वही r रहेगा। तो इट विल बी द सेम एवरीवेयर, है ना? कहीं पर भी जाएगा वो उतना ही डिस्टेंस पर मूव करता रहेगा। तो इस डिस्टेंस के साथ टाइम पीरियड जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होने में लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। उसी टाइम पीरियड को रिलेट किया इस मेन डिस्टेंस के साथ, किसने? जॉन केपलर ने। तो क्या रिलेशन दिया? रिलेशन दिया है, बताया इन्होंने कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस का जो मीन डिस्टेंस है वो, है ना? ये मीन डिस्टेंस है, इस मीन डिस्टेंस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। माने क्यूब के साथ अगर रेशियो लिया जाए टाइम पीरियड के स्क्वायर का तो वो कांस्टेंट आएगा। यस, ये एक तीसरा फैक्ट था जिससे हम लोग उस वक्त वाकिफ नहीं थे, फैमिलियर नहीं थे। तो इसी को तीसरा लॉ कहा गया, केपलर के प्लैनेटरी मोशन का ये तीसरा लॉ है जी। The square of time period of a planet is directly proportional to the cube of the mean distance between the sun and the planet। जी, ये तीसरा फैक्ट था, तीसरा लॉ है। जी, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये होगा। ठीक है, तो एक प्लैनेट के लिए टाइम टी है, एक प्लैनेट के लिए टाइम टी है। तो इसी पाथ पर रहते हुए अगर कोई दूसरा प्लैनेट चलता है तो फिर उसके लिए दूसरा टाइम होगा।
नहीं, ये नहीं होगा। जब इसी पाथ पर चलेगा तो उसके लिए टाइम पीरियड वही रहेगा, पाथ बदलेगा तभी टाइम पीरियड बदलेगा जी। तो अब जान लीजिए दूसरा प्लैनेट अगर होगा दूसरे इलिप्टिकल पाथ पर, तो उसमें टाइम पीरियड जो उसका लगेगा वो इस टाइम पीरियड से जो ये प्लैनेट ले रहा होगा उससे डिफरेंट होगा, तो उसका मीन डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एक के लिए प्लैनेट के लिए हम T1 को यूज कर सकते हैं, दूसरे के प्लैनेट के लिए हम T2 का यूज कर सकते हैं। एक मीन डिस्टेंस के लिए हम R1 को यूज करेंगे तो दूसरे मीन डिस्टेंस के लिए हम R2 को यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हम पाएंगे यस, इस तरह से आपने जान लिया केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। 3 लॉज हैं, ठीक है। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के आने के बाद हम लोगों को इसका नॉलेज हो सका कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से रहते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल पाथ पर, इसका भी नॉलेज हो गया। सबका अपना अपना इलेक्ट्रिकल पाथ होगा, इसका भी नॉलेज हो गया, है ना। और इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं तो इसका भी नॉलेज हो गया। और थर्ड लॉ में जो हम लोगों ने देखा कि एक रिवोल्यूशन के दौरान किसी प्लैनेट के लिए जो टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर जो पूरे रिवोल्यूशन के दौरान डिस्टेंसेस वैरी करते हैं, उसका मीन डिस्टेंस के साथ किस तरह से रिलेशन है ना। टाइम पीरियड का स्क्वायर मीन डिस्टेंस के क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेट किया गया। थर्ड लॉ में यही देखा आपने, यस, यही है। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई, इतना नॉलेज हो गया हम लोगों को। लेकिन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इस बात को रिवील नहीं कर पाया कि कौन सा फोर्स है जो ऐसा करने पर प्लैनेट्स को कंपेल करता है, किस फोर्स के अंडर ये प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग था, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जैसे मानकर चलिए कि अभी सर्कुलर पाथ पर हमने दिखलाया कि यहाँ पर सेंटर पे ये सन एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जिस मीन डिस्टेंस पर रहने वाला पाथ, जिस मीन डिस्टेंस पर रहते हुए प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ माना जाएगा, एज्यूम किया जाएगा। यस, कांस्टेंट डिस्टेंस ना, मीन डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, तो एक सर्कुलर पाथ माना जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक प्लैनेट हम एज्यूम कर रहे हैं और यहाँ सेंटर पर सन है, ठीक है। तो अगर ये प्लैनेट इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ से चल करके एक राउंड कंप्लीट करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और फिर यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इसके पहुंचने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा इस मोशन को कंप्लीट करने में, यस। तो अब ये मोशन को कंप्लीट करने में अगर कुछ ना कुछ टाइम लगा तो इसी टाइम को इस डिस्टेंस के साथ, जो मेन डिस्टेंस आर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, इसके साथ रिलेट करता है। कौन रिलेट करता है? केपलर्स लॉ का थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट इसी डिस्टेंस को टाइम पीरियड के साथ रिलेट करता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इस डिस्टेंस के क्यूब का प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो वैल्यू इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा, अगर वो वैल्यू डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तो इंक्रीज तो ये डिस्टेंस ना करेगा, मीन डिस्टेंस बढ़ेगा तब ना। तो अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा, तो उसमें से कोई बढ़ता होगा और कोई घटता होगा, है ना। किसी प्लैनेट के लिए सन से डिस्टेंस लिया जाएगा तो लार्जर डिस्टेंस आएगा, किसी प्लैनेट के लिए सन से डिस्टेंस लिया जाएगा तो स्मॉलर डिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये अब हम जानेंगे बाद में कि कौन सा प्लैनेट सबसे नजदीक है और कौन सा प्लैनेट सन से सबसे दूर है, ये एक अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन मेन डिस्टेंस तो यही हुआ, मेन डिस्टेंस पर रहते हुए अगर ये मूव करता है तो इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके मेन डिस्टेंस के क्यूब का प्रोपोर्शनल होगा। ये थर्ड लॉ हमें बताता है, ठीक। लेकिन 1 2 3 लॉस में कोई भी लॉस हमें ये नहीं बता पाया कि इस मोशन को कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए जो इसको हमेशा डायरेक्शन चेंज करता रहना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज
बिना किसी फोर्स के नहीं होता, तो यहाँ पर चूंकि चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर एक्टिव होगा। वो फोर्स कौन सा है? इस फोर्स के बारे में किसी भी लॉ में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है नहीं, कहीं नहीं है। तो आखिर ये किस तरह से ये कंप्लीट होता है? कौन सा फोर्स है जो इस मोशन को परफॉर्म कराता है? हमारे लिए ये सवाल जी उस लॉ को इनकम्प्लीट कहने पर मजबूर करता है ना? यस। तो अब इस सवाल का जवाब किस तरह मिला? इस सवाल का आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने का क्रेडिट न्यूटन को जाता है। सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए जो फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। न्यूटन ने इस बात पर कंसीडर किया कि इस प्लैनेटरी मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है। सर्कुलर पाथ पर जो चल रहा है तो उसको चलाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पर मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो ये फोर्स कहां से आ रहा होगा? अब इसको एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग को किसी स्टोन से अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद उसको दूसरे एंड को फिक्स करते हुए अपने फिंगर पर अब स्टोन को उसके अबाउट में रोटेट कराइए। तो रोटेट करने से जो शेप बनेगा सर्कुलर शेप बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, लाइक दिस जी। तो अब ये मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है और ये स्टोन है और ये सेंटर है। तो अब जब ये चलेगा इस सर्कुलर पाथ पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? अब इसी का जवाब हमें चाहिए। यस, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? अब इसका जवाब यहाँ पर अवेलेबल है कि जैसे ही आप देखेंगे कि वो स्टोन सेंटर के अबाउट में थ्रेड के सहारे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें टेंशन पैदा हो जाता है। जैसे आप इसमें एक टेंशन पैदा पाएंगे, वो टेंशन अंदर की तरफ रहता है, ठीक है, यस, ये टेंशन अंदर की तरफ रहता है, सेंटर की तरफ रहता है, ये कह लीजिए ये टेंशन सेंटर की तरफ रहता है। तो सेंटर की तरफ जो टेंशन पैदा होता है, अब ये क्या करता है कि जैसे ही ये पार्टिकल या बॉडी आगे बढ़ना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही उस स्ट्रेट लाइन से इसको मूव करा देता है इतना डिस्टेंस पर चलने के लिए, इसको खींच लेता है अपनी तरफ। ये कह लीजिए जो जाना चाह रहा था इस लाइन पर इसके अलावा उसको इस यहां से यहां इतना खींच लिया अपनी तरफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। तो ये काम हमेशा हर पॉइंट पर होता रहता है ना। अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा जी, तो अब जाकर के फिर ये जाना चाहता था इसमें, इस डायरेक्शन में जाना चाहता इस डायरेक्शन में, लेकिन वो इस डायरेक्शन में नहीं गया। क्यों? इसलिए कि स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है ना, स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है। तो वो स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स रहने के लिए ही उसमें टेंशन पैदा होता है और वो टेंशन ही स्टोन को इधर जाने के बजाय इधर अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो एट ईच एंड एवरी पॉइंट होता रहता है। यहाँ पर मैंने 4 पोजीशन दिखाए हैं। तो यहाँ पर जब बॉडी पहुंचेगा तो इसमें टेंशन इस तरफ लगेगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो टेंशन इस तरफ लगेगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो टेंशन इस तरफ लगेगा, है ना। माने इस तरफ से आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी बॉडी है जो टेंशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ है ना। यस, तो ये सेंटर की तरफ रहने वाला जो टेंशन है वही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, वही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। अब हम जरा इसको फिर डाइवर्ट करते हैं उस पर, प्लैनेट और सन की तरफ। चूंकि सन यहाँ है, प्लैनेट यहाँ है, तो इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, जैसा कि यहाँ पर थ्रेड के साथ स्टोन कनेक्टेड था। तो अब सन यहाँ है और प्लैनेट यहाँ है, तो इसके लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है भी, है ना। तो न्यूटन ने इसी पर गौर किया, कंसीडर किया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा होगा। तो सबसे पहले अब एक सवाल आए कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो होता कितना है, उसको हम लोग मैथमेटिकली किस फॉर्मूले से एक्सप्रेस करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अभी नहीं जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसलिए जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा, है ना। यस, नोट कर लीजिए जी। जो फोर्स सर्कुलर पाथ पर बॉडी को मूव करने के दौरान
चाहिए ताकि उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सके, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है, यही लिखा है, ए फोर्स नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इज गिवन बाय F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो अब अगर mv स्क्वायर बाय r वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसमें m स्टैंड किस लिए कर रहा है? मास, जो मूविंग बॉडी है उसके मास के लिए। जी, ये तीन चीजें हैं, यही तीन चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है। मास m, मास ऑफ बॉडी, ठीक है, जो भी बॉडी मूव करेगा उसका मास। v, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, जिस बॉडी को आप मूव करते हुए देख रहे हैं उसका स्पीड क्या है, जैसे ये मूव कर रहा है तो इसका स्पीड क्या है? v, ठीक है। r, रेडियस ऑफ द पाथ, जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर उसका रेडियस, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर चाहिए डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बॉडी को, तो प्लैनेट और सन के केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यस, इसके आंसर के लिए ही न्यूटन ने एफर्ट किया और क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने इसका आंसर किया। न्यूटन ने उसका आंसर करने के लिए के प्लस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में जो थर्ड पार्ट है उसका हेल्प लिया। जी, मान लिया जाए कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, जो प्लैनेट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, उस पर जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो mv स्क्वायर बाय r है ना, उसको हम f से डिनोट कर दिए। ठीक, तो अब टाइम पीरियड को हम लोग कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसके प्लस लॉज ऑफ थर्ड प्लैनेटरी मोशन है ना, के प्लस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन का थर्ड पार्ट में टाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो न्यूटन ने उस पार्ट का हेल्प लिया, यही ना है थर्ड पार्ट का स्टेटमेंट। यस, के प्लस लॉज का थर्ड पार्ट जो है वो स्टेट करता है, तो यही स्टेट करता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आप कह सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। के यहां पर क्या है? एक कांस्टेंट। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो वहां पर हमें एक कांस्टेंट देना होता है, ये मैथमेटिकल रूल है। और हमें यहाँ पर k का है, और हमने यहाँ पर k को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो अब सोचिए, जो फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स वो ये है mv स्क्वायर बाय r। v वेलोसिटी से कोई प्लैनेट इस पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो v वेलोसिटी से, v स्पीड से अगर ये इस पर मूव कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा इस पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने में? वो टाइम निकाला जा सकता है, वो टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। कैसे? इसके सर्कमफेरेंस में इस स्पीड से डिवाइड करके। यस जी, 2 पाई r बाई v, r इसका रेडियस है, मीन डिस्टेंस को हम लोग रेडियस लेकर चल रहे हैं। यस, अब ये हुआ जो टाइम पीरियड t हम निकाल रहे हैं 2 पाई r बाई v से, है ना। अब उस टाइम को हम राइट साइड ले आए और v को लेफ्ट साइड ले जाएं। क्यों? इसलिए कि के प्लस लॉ में वेलोसिटी पर फोकस नहीं है, टाइम पीरियड पर फोकस है, ठीक है। तो हमने v को इवैल्यूएट कर लिया टाइम पीरियड के टर्म में। अब ये v का वैल्यू यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें v की जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यही होगा रिप्लेसमेंट के बाद। यस, अब आप देख लीजिए 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। जी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा, है ना। आप देख लीजिए ये m यहाँ है, 2 पाई आर स्क्वायर की वजह से 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और m यहाँ लिख दिया, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर आर एम टी स्क्वायर इंटू आर, इस टी स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया यहाँ पर से, अब यहाँ पर लाया, क्या लाया? के आर क्यू, है ना। यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू लिया और इसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे के आर क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा? अब यहाँ जो सिंगल आर देख रहे हैं, यहाँ आर पे पावर 3 है, वो सिंगल आर इसके पावर को रिड्यूस करके 2 बना देगा। यस, तो यहाँ पर के आर स्क्वायर हो गया। अब 4 पाई आर स्क्वायर एम बाई के आर स्क्वायर, ये हुआ रिजल्ट। यही रिजल्ट कैलकुलेट करने से न्यूटन को मिला होगा। F इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम बाई
kr²। तो अब इससे क्या कंक्लूड किया उन्होंने, यस ये स्क्वायर लॉ कहलाता है। जो फोर्स चाहिए प्लैनेट को सन के राउंड में घूमने के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, मास ऑफ प्लैनेट के, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मेन डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा फोर्स डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा फोर्स इंक्रीज करेगा। इसके माने ये हुआ कि जो सबसे नजदीक होगा प्लैनेट उस पर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे दूर होगा प्लैनेट उस पर फोर्स सबसे कम होगा। ठीक है, और मास के टर्म में अगर समझें तो जो मास है ना, जो प्लैनेट का मास सबसे ज्यादा होगा उस पर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, और जो प्लैनेट का मास सबसे कम होगा उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी सबसे कम होगा। ठीक है, अब ये हम बाद में देखेंगे कि आप बाद में देखेंगे कि किस प्लैनेट का मास सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, किस प्लैनेट का डिस्टेंस सन से सबसे ज्यादा है, सन से सबसे कम है ना। ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन इतना फैक्ट तो मिल गया। यस, अब इतना फैक्ट मिल गया तो अब आइए, अब न्यूटन ने क्या सोचा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इसी से तय हो रहा है। ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्लैनेट मूव कर रहा है उसके मास पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर प्लैनेट सन के अराउंड में इस पाथ पर मूव कर रहा है तो सन के लिए प्लैनेट मूव कर रहा है, प्लैनेट के लिए सन भी तो मूव करता होगा जी। यस, जब हम फिक्स रहते हैं जी तो हमारे सामने से कोई चीज, कोई व्हीकल, गाड़ी है आगे बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, लेकिन उसके लिए हम तो पीछे चले जा रहे हैं, तो फिर क्या वो रियलाइज करेगा, वो तो यही रियलाइज करेगा ना कि उसके लिए हम मोशन में हैं। यस, तो यही चीज यहाँ पर हो सकता है, यही चीज यहाँ पर होता है। अब अगर सन के लिए प्लैनेट मूव कर रहा है तो प्लैनेट के लिए सन भी मूव कर रहा होगा जी। अब मानकर चलिए कि अगर प्लैनेट के लिए सन मूव कर रहा होगा तो उसका पाथ क्या होगा, है ना। मान लीजिए सन का पोजीशन यहाँ के बजाय हम यहाँ पर किसी टाइम सोचते हैं, ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस पे रहते हुए सन इस मूव करेगा जी। आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि प्लैनेट जो यहाँ पर है उसके लिए सन इस पाथ पर, इतना डिस्टेंस पर रहते हुए इस पाथ पर मूव कर रहा है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि प्लैनेट जो है वो सन पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और वो फोर्स सन के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस, ये हम कह सकते हैं। जब हम इसके लिए लॉजिक यहाँ पर रहते हुए दे रहे हैं कि सन के अबाउट में मूव करने के दौरान सन इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसके मास पर वो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल के हिसाब से, तो वैसे ही सन पर भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा प्लैनेट जी, और उसके मास के हिसाब से कर रहा होगा। तो ठीक है, हमारे लिए अगर ये फैक्ट है कि जिस तरह सन के लिए प्लैनेट मूव कर रहा है उसी तरह से प्लैनेट के लिए सन भी मूव कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि प्लैनेट भी सन पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और वो फोर्स उस सन के मास के प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है ना, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है r, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहते हुए अब तो सिर्फ डिपेंड किया मास पर। यस, तो हम कह सकते हैं लाइकवाइज जी, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सन ने प्लैनेट पर फोर्स अप्लाई किया जो उसके मास के प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है, तो उसी तरह से प्लैनेट ने भी सन पर फोर्स अप्लाई किया होगा और वो सन के मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम डिस्टेंस पर रहते हुए, डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, सेम डिस्टेंस रहते हुए अब ये कंक्लूड किया जा सकता है कि सन और प्लैनेट दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और वो फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा, ये कह सकते हैं आप। यस, thus both of them, जो अभी मैंने कहा था उसी को फिर यहाँ पर स्टेट कर दिया। thus both of them में कौन कौन शामिल हो गया, the sun and the planet, तो both of them apply the centripetal force on each other जी। both of them, दोनों में से हर कोई एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है which can be given by F proportional to m
एंड m, यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस, है ना। किसका मासेस का प्रोडक्ट? तो सन और प्लैनेट के मास का प्रोडक्ट, ये हो गई बात, है ना। तो अब कोई कांस्टेंट दे करके हम इसे इक्वल कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा है कि बोथ ऑफ देम, और बोथ ऑफ देम के लिए द सन एंड द प्लैनेट अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ईच अदर, है ना। दोनों में से हर कोई एक दूसरे पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब उस चीज को, सेंट्रीपिटल फोर्स को फिगर में कैसे समझ लीजिएगा। अगर प्लैनेट यहाँ है और सन यहाँ है, तो सन यहाँ पर रहते हुए इस प्लैनेट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा सेंट्रीपिटल, वो अपनी तरफ पुल करने के लिए करेगा, और ये डायरेक्शन यहाँ है, ठीक है। तो उसी तरह से प्लैनेट के लिए भी सन मूव कर रहा है इस पाथ पर जी, तो ये प्लैनेट भी सन पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा सेंट्रीपिटल। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ये फोर्स इस प्लैनेट के टुवर्ड्स होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना जी। इसका सर्कुलर पाथ ये है, तो इस पर पाथ पर चलने के लिए ये प्लैनेट इसको अपनी तरफ खींचेगा, तभी ये इस पाथ पर चल पाएगा ना। यस, तो इसी यही दोनों के लिए जहां लिखा गया है कि बोथ ऑफ देम द सन एंड द प्लैनेट अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर करेगा, है ना। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा और पुल करने के लिए करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तो पुलिंग फोर्स होता है, तो अगर पुल करने के लिए करेगा, अगर पुल करने के लिए करेगा, तो फिर वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। यस, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है m टाइम्स m, यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये मास की वजह से हो रहा है, और ये मास की वजह से हो रहा है फोर्स अप्लाइड, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यस, तो अगर अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो अब आप इसमें डिस्टेंस को हम कांस्टेंट मान करके पढ़े ना, आप इसमें आप क्या कह सकते हैं, अगर हम इसमें डिस्टेंस लाएं, तो डिस्टेंस के लाने पर एक पॉइंट और बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना, जैसा कि हमने वहां पर देखा था, है ना। यस, तो अगर ऐसा है तो दोनों को कंबाइन कर लीजिए, और दोनों को कंबाइन कीजिएगा, तो अब क्या बनेगा, ये आएगा, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करने के लिए हम कोई कांस्टेंट दे दें, है ना। कांस्टेंट तो हम वो भी दे सकते हैं जो इसमें था, और क्या था, f = 4π²/k, ये भी कांस्टेंट था, है ना, ये भी दे सकते हैं। इसके बदले में हम अगर कोई कांस्टेंट सिंगल वैल्यू वाला, जो इसका वैल्यू आएगा सिंगल वैल्यू, उसके लिए हम g अगर यूज करें, तो वो g हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर g दे सकते हैं, तो अब तो हम वैसे ही कह सकते हैं कि ये फोर्स कुछ और नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यस, न्यूटन ने भी यही रियलाइज किया। न्यूटन को जैसे ही ये रिजल्ट मिल गया, वैसे ही उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या न्यूटन ये कहना चाह रहे थे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए प्लैनेट को, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिलेगा? यस, एग्जैक्टली। ये फोर्स प्रोवाइड करने वाला सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो सकता है ना। उतने डिस्टेंस पर, जितने भी डिस्टेंस पर रहा हो कोई प्लैनेट किसी सन से, वो डायरेक्ट लिंक तो है नहीं, डिस्टेंस के वजह से, कोई डिस्टेंस इतना लार्ज है जी, उसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, फिर भी फोर्स तो है। तो वो फोर्स कौन सा फोर्स हो सकता है? तो और कोई दूसरा नहीं बल्कि ग्रेविटेशन का ही हो सकता है।
और आपने पहले भी पढ़ लिया है, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसी को कहते हैं जो मास की वजह से दो बॉडी के बीच में प्रोड्यूस होता है और वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ पर प्लैनेट को और सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए सन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। इसका जो इस पर फोर्स अप्लाइड है वो इसकी तरफ और इसका जो इस पर फोर्स अप्लाइड है वो ऊपर की तरफ है ना। तो दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये भी तो अट्रैक्टिव नेचर का हुआ। यस, अट्रैक्टिव नेचर का हुआ। तो अब इसी से अब जवाब मिल गया, एक आंसर मिल गया। जो आंसर हमें केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में नहीं मिल सका था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो आंसर अब हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, न्यूटन को मिल गया और उनके जरिए हमें मिल गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर ओवर करते हैं।